नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये है नई सोच। आज चर्चा करेंगे अपने किसानों को किसान लेकर, को अब उसके देश के उचित अन्नदाता को लेकर, जो मूल्य दे देंगे। पूरा सर्दी, तो गर्मी मुझे सब समझ में झेलकर नहीं आता कोई देश पहाड़ के लिए गिरेगा। ये अन्न उगाता है। लेकिन उस अन्नदाता के लिए भारत की सरकार किस रूप में काम कर रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण उन्होंने आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक बैठक में एक कार्यक्रम में उन्होंने भाषण दिया। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने लगातार सरकार के ऊपर अपने तीखे हमले बोले। उन्होंने उत्पाद सरकार को लेकर उचित सवाल मूल्य पूछा, किसानों को तो लेकर मुझे सवाल पूछा समझ में सरकार से नहीं आता कोई कि पहाड़ आखिर गिरेगा। क्या किसानों है? की, देश के अन्नदाता की स्थिति को बेहतर करने के लिए किया क्या जा रहा है। उन्होंने लगातार, देश के कृषि मंत्री भी उस स्टेज पर मौजूद थे, उन्होंने उनकी तरफ उंगली कर करके पूछा कि जो वादे किसानों से किए गए थे, क्या वो वादे पूरे किए गए? क्या हुआ तेरा वादा? ये सवाल लगातार देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने पूछते हुए दिखाई किसान दी। को और ये उसके स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? उत्पाद क्योंकि की एक बार फिर उचित से मूल्य दे किसान देंगे। जो है वो आंदोलनरत तो मुझे दिख रहा समझ है। में नहीं आता। उन्होंने कहा कि देश का किसान अकेला किसान है। एक बार फिर से, यानी कि गत वर्ष में भी, पहले के वर्षों में भी आंदोलन करता हुआ सड़कों पर दिख रहा था, जहां पर 750 किसानों की मौत भी सर्दी, धूप, आंधी, बारिश सब झेलते हुए हो गई थी। उसके बाद अब एक बार फिर से किसानों ने अपने आंदोलन को आह्वान किया है, किसानों ने आंदोलन का आह्वान किया है। ऐसे में देश के उपराष्ट्रपति भी ये सवाल पूछ रहे हैं अपने कि देश अगर किसान को आर्थिक तरक्की कर उसके रहा है तो उसमें किसान उत्पाद की भागीदार क्यों उचित नहीं बन पा मूल्य रहे? दे देंगे। उन्होंने सवाल पूछा कि तो मुझे वादे जो समझ में नहीं किसानों आता से कोई पहाड़ किए गए गिरेगा। थे, उन वादों का किसान क्या अकेला हुआ? है। क्या वो वादे किसी ने लिखे भी? स्थिति तो किसानों की ये है कि प्रतिदिन सिर्फ 27.5 रुपए कमाने पर हमारे देश का किसान मजबूर है। आप सोचिए, सिर्फ 27.5 रुपए भारत का किसान, एक आम किसान आज भारत में कमाता है। एमएसपी को लेकर लगातार मांग की जा रही है और ये कह दिया जाता है कि अगर देश के किसान को एमएसपी दे दी गई, एमएसपी पर लीगल गारंटी दे अपने दी गई, किसान तो इससे उसके अर्थव्यवस्था का बट्ठा बैठ उत्पाद जाएगा। की उचित क्या मूल्य दे अर्थव्यवस्था का देंगे। बट्ठा तब नहीं बैठता तो जब मुझे देश समझ के में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। उद्योगपतियों को किसान उनका जो अकेला कर्ज है। है वो माफ कर दिया जाता है। आज ये सवाल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूछा है, इसलिए ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मौजूद है हर रोज की तरह अनुराग। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनुराग, जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अब अपने ये सवाल पूछ किसान लिया को है कि देश उसके का जो वादे देश के मूल्य दे किए गए देंगे। थे, देश की तो आर्थिक मुझे जो समझ में बढ़ोतरी नहीं हो आता रही कोई है पहाड़ उसमें गिरेगा। किसान के भागीदार नहीं बन पा रहा है। तो आप इस बयान को किस रूपी देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से बयान देने से किसानों की स्थिति नहीं सुधर जाती, परंतु कहीं ना कहीं जब किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए ऐलान किया कि वो पैदल यात्रा दिल्ली के लिए करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत पहले से 13 फरवरी से लगातार रोक के रखा। दूसरी बात कि उपराष्ट्रपति जी उसी किसान वर्ग से आते हैं, परंतु जिस पद पे आज वो बैठे ना, वो खेती करते हैं, उनका परिवार खेती करता था। उस दौर में, वो संघर्ष के दौर में उन्हें खेती अपने की होगी निश्चित रूप किसान से। को परंतु मुझे लगा कि उसके 2022 में जब वो उत्पाद उपराष्ट्रपति की बने, उचित मूल्य दे उससे देंगे। पहले बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके तो हैं। मुझे समझ में नहीं उससे आता कोई पहले पहाड़ वो गिरेगा। किसान राजनीति के अकेला पक्ष के लिए थे, जब उन्होंने किसानों की इस पीड़ा को नहीं समझा, जब 700 से ज्यादा किसान इस देश के राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए। 22 में उपराष्ट्रपति बने, आज 2024 में, आज उन्हें पता नहीं ऐसी कौन सी उनकी अंतरात्मा जागी जिसे उनके आज दिल की बात है। चलो, वो होते हैं कि सुबह का भोला शाम को घर आने से भोला नहीं कहते। चलो, कम से कम आज तो उन्होंने किसानों के प्रति एक ऐसा बयान दिया जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं करुणा की भावना हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न करता है। परंतु देखिए, सबसे किसान को बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति के बयान देने से किसानों को एमएसपी नहीं मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति ने किसान की तैसी होते, मुझे समझ में नहीं आता अपनी कोई सरकार पहाड़ से क्यों किसान नहीं कहते अकेला कि है। किसानों को इतने साल यहाँ बैठा के रखा दिल्ली की सीमाओं पर। और सबसे बड़ी बात है कि उंगली करके कृषि मंत्री से पूछा कि आपके पिछले कृषि मंत्री ने वादा किया था। अरे, तो तुम वादा निभा नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो? कि जो निभा ना सको वादा नहीं करता, बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। अगर तुम्हारी सीमा है ही नहीं ना, तुम्हारी कोई मर्यादा ही नहीं, आपकी चलती नहीं, तो वादा क्यों किया जाता है किसानों से? और दूसरी बात यह है कि इससे पहले जो कृषि मंत्री हुआ करते थे, जब किसान लगातार संघर्ष कर रहे थे बॉर्डर
पे जो भी दूसरी बार एमएसपी के लिए आंदोलन हो रहा था, उसमें भी किसानों के साथ कैसी बर्बरता की गई। कि सबसे बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि हम किसानों को एमएसपी देते हैं। सरकार, किसान क्या कह रहे हैं, सरकार खुद कह रही है हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, पहले एमएसपी मिलता था, आज भी मिलेगा और आगे मिलता रहेगा, तो उसे रिटर्न में देने की क्या दिक्कत है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे आपके 10,000 रुपए देने हैं, तो आप मुझे कह रहे हो कि आप लिख के दीजिए मुझे 10,000 रुपए देने हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने को आपको देने, पर आप लिख के नहीं दे रहे, मैं लिख के नहीं दे रहा आपसे, तो लिखने में क्या दे दो। आप सरकार कहती है कि एमएसपी दे रहे हैं, तो लिख के दो ना। जी। शांता कुमार कमेटी गठित हुई थी, लगभग 6% लोग ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं। उस कमेटी के अध्यक्ष पीसी पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के। इसी सरकार के इनके कार्यकाल के 15 के दौरान वो रिपोर्ट आई थी। तो देखिए, जब खेल चक्कर स्वामीनाथन पे आगे रुक जाता है, पूरे देश को कहीं ना कहीं ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। एमएसपी मिलता है, 24 फसलों पर एमएसपी मिलता है। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा के देख लो, वो 24 फसलों के नाम नहीं बता पाएंगे। और दूसरी बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा हरियाणा की सरकार 24 फसलों पर एमएसपी खरीदती है, मोदी की सरकार खरीदती है। पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट को के पास कोई अधिकार नहीं है एमएसपी वो लागू करने का। वो केंद्र सरकार हर बार दोनों सीजन की, रबी और खरीफ दोनों फसलों की एमएसपी तय करती है, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर अन्य कोई सूचना प्रसारण मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस अवगत कराता है। इस बार भी हुई, हर बार होती है। 2-2% की लगातार कई परसेंट ऐसे आंकड़ों में उलझा दिया जाता है कि पिछली बार से 25% की बढ़ोतरी, 20% की बढ़ोतरी, 12% की बढ़ोतरी। परंतु देखिए, ये दिखाते कि कांग्रेस के टाइम में गेहूं का रेट क्या था, आज गेहूं का रेट क्या है, परंतु ये नहीं बताते कि कांग्रेस के टाइम में खाद के कट्टे का रेट क्या था और आज खाद के कट्टे का रेट क्या है। ये नहीं बताते कि कांग्रेस के टाइम में डीजल का रेट क्या था, आज क्या है। ये नहीं बताते कि कांग्रेस के टाइम में ट्रैक्टर कितने में आता था, आज कितने में आता है। इन्होंने तो एक आंकड़ा ये भी है अनुराग कि जो किसानों की जो आय थी वो 8,059 रुपए थी, जो बढ़कर 12,000 तो हुई, जो कि एक तरीके से तथाकथित रूप से कहा जाता था किसानों की आय को हम दोगुनी कर देंगे। वो दोगुनी तो नहीं हुई, 2022 तक का ये आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, मेरी तरफ से कोई आंकड़ा नहीं है ये। और साथ में जो महंगाई है वो उसमें 69% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो उनकी लागत है वो 69% बढ़ी है, और उस तरीके से जो उनकी कमाई है वो नहीं बढ़ पाई। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो किसान है वो हर साल बहुत कम कमाने लगा है, मतलब जो उनकी लागत है उससे कम वो कमाता है और वो नुकसान में जा रहा है। देखिए, सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी होता है और ये आंकड़ा महज किताबी होता है। अगर प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि किसानों की दुगनी आय कर देंगे, किसानों की दुगनी आय नहीं, दुगने काम, अगर किसी दुगना कुछ हुआ किसानों को तो दुख दुगना हुआ, अपमान दुगना हुआ। मैंने जितना भी अपने जीवन में अभी तक पढ़ा, कभी भी इस देश में ऐसी सरकार नहीं आई जब किसान अपनी मांगों के लिए सड़कों पे बैठे और उस देश के किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया। ये जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, तो ये जो हरियाणा के किसान है, क्या हिंदू नहीं थे क्या? कम से कम हिंदू किसानों के एमएसपी दे दे। अगर तुम इतने हिंदुत्व के एजेंडे पे चलते हो ना, कम से कम हरियाणा के किसान हो, जो हिंदू किसान, उसी को, अगर इनकी ये है ना कि सो कॉल्ड विचारधारा, तो उसी को दे दो ये। कम से कम जब उलट मारे जा रहे थे हरियाणा के अंदर, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था बॉर्डर पे, सिंगू टिकरी हर बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जब लठ मारे गए तो उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बोला गया। और अब विचारधारा की बात करें देश को करने की, देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब भी अभी नोएडा की बात कर लीजिए, ग्रेटर नोएडा में लगा बसों में भर दिया जाता है। देखिए, आखिरी में मुकदमे दर्ज होते हैं, जीवन बर्बाद होता है किसानों का बच्चों का। ना कहीं नौकरी कर पाते, ना फसल तो पहले ही। देखिए, किसानों की एकमात्र लड़ाई फसल बचाने की है। अगर किसानों की फसल बचेगी तो किसानों की नस्ल बचेगी। और इस सरकार के एकमात्र एक ही निर्णय है कि इस पर, क्योंकि देखिए सरकार के खिलाफ, इस वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ कोई व्यक्ति उसे अब तक झुका नहीं पाया, किसानों को छोड़कर। आपने सीएनआरसी का प्रोटेस्ट देखा होगा, सरकार ने उसे भी ऐसे ही समेट दिया। परंतु फार्मर प्रोटेस्ट ऐसा था कि जिन्हें घुटनों पे लाकर दिया, वो भी उस दौर में। सबसे पहले के 3 कानून लाए गए थे कि ये किसानों को फंसाने के लिए लाए गए थे, और कोविड के दौर में इतनी क्या जल्दबाजी थी कि कोविड में लगा दी। किसानों को कहते हैं कि डबल आय कर दी, किसान तो सुखी है, जो धरने में बैठे हो किसान तो अपने खेतों में फसल बो रहे हैं। अरे भाई, तुम उनकी जांच कर लो। अगर उस देश के नागरिक नहीं है, उन्हें खालिस्तानी माओवादी बोला जा रहा है, तो उनके ना वोट कार्ड होना चाहिए, उनके पास ना आधार कार्ड होना चाहिए, ना राशन कार्ड होना चाहिए, तो वो वोटिंग भी नहीं करनी चाहिए। फिर उनकी जांच करो। किसान नेताओं के ऊपर लगे फंडिंग यहाँ से होती है, वहां से होती है, उनकी जांच क्या? इनके पास सीबीआई नहीं है, ईडीआई नहीं है, ईडी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री किसानों की दोगुनी आय करके किसान सुखी है, तो किसान लगातार आत्महत्या क्यों करे? और जिस महाराष्ट्र के अंदर इनकी सत्ता प्रचंड बहुमत के साथ है, उसी महाराष्ट्र के अंदर किसानों की 72 से 72 महा हाल आता है। हर पर हरियाणा किसान देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सो कॉल्ड इसके फॉलोवरों के
में सिर्फ दो चीजें हमेशा गूंजती है कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों की क्यों तकलीफ होती है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों में दम है सरकार से लड़ने का, अपने हकों के लिए लड़ेगा। जो खुद पहले मरा खड़ा है वो क्या लड़ेगा दूसरे से, जिनके अंदर थोड़ा जमीर जिंदा है वो लड़ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। और पंजाब और हरियाणा के किसान संघर्षशील कौम, और आज से संघर्ष थोड़ी अंग्रेजों के टाइम से संघर्ष करते आ रहे हैं। कांग्रेस के राज में संघर्ष नहीं किया कि राजीव गांधी यहाँ दिल्ली में कितनी बड़ी बूट क्लब, इंदिरा गांधी की के उस जयंती के अवसर पर यहाँ जिस स्टेज पे इंदिरा गांधी राजीव गांधी भाषण देने वाले थे अपनी माता की जयंती, उसी दिन स्टेज को घेर लिया था राकेश टिकैत के, महेंद्र टिकैत ने बूट क्लब पे आके सबसे बड़ी रैली किसानों की हुई। वो दौर एक अलग दौर था जब किसानों को एक सम्मान की भावना से देखा था। और आजकल तो इन्होंने परसेप्शन ऐसा बिल्ड कर दिया कि जनता के अंदर भी सो कॉल्ड जनता, जैसे सिंघ बॉर्डर पे जब 26 जनवरी की घटना को किस प्रकार दिखाया गया, उसके दो पक्ष थे, एक पहलू सो कॉल्ड मीडिया ने उसका एक पहलू दिखा, दूसरा पहलू नहीं दिखाया गया। ये कभी नहीं दिखाते कि सरकार किस प्रकार की जाती है किसानों के ऊपर करी है। सबसे किसानों की मूल मांग एमएसपी एमएसपी एमएसपी, और आज से नहीं, जब ये पूरे देश को इस बात में फद्दू बनाने का काम करते हैं कि हम किसानों को एमएसपी देते हैं, एमएसपी A2 प्लस पूरे देश को फद्दू बनाने का काम करते हैं कि किसानों को एमएसपी A2 प्लस FL पे देने का काम करते हैं, क्योंकि किसान स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी मांगता है A2 प्लस FL प्लस C2 प्लस 50 फॉर्मूले के आधार पर। पूरे देश के अंदर जितने भी खुद के कृषि मंत्री को नहीं पता होगा कि C2 प्लस 50 फॉर्मूला क्या। कृषि मंत्री एक दिन जॉन डीरे ट्रैक्टर खेत में चलाने से कोई किसान नहीं बन जाता। अगर किसान बना तो एक बार कभी दिसंबर की ठंड में और जून की गर्मी में कभी किसान, और बिल्कुल किसानों ने वो झेला है पूरे पूरे 1.5 साल का जो आंदोलन था, उसमें जो किसान थे वो आंदोलनरत थे, और एक बार फिर से वही आह्वान किया जा रहा है कि दोबारा से वो आंदोलन उसी तरीके से शुरू होगा। और आपने जो बात कही अनुराग की लगातार किसानों को उस दौरान आंदोलन जीवी का नाम दिया गया संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री द्वारा, और साथ में अलग अलग बयान जो कंगना रनौत से लेकर जो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो वहां पर लाशें लटकी हुई थी, रेप हो रहे थे। अरे आप देखिए, मुझे तो लग रहा है कि हमें आजादी भी, आप जब आपका जन्म मेरा जन्म हुआ, मुझे लगता है कि हमारा जन्म तो गुलाम भारत में हुआ, उसके अनुसार आजादी में 14 के बाद मिली है, और उसी संविधान की शपथ लेके सांसद बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी भावना उनके अंदर, दिल के अंदर सिर्फ किसानों के प्रति जहर भरा है। और ऐसे वही नहीं है, बहुत सारे भाजपा के नेता, लेकिन क्या कहता बोलेगी जिस दिन सरकार बदल जाएगी, और सरकार कुर्सी सबकी जाएगी, एक दिन यहाँ वाले हो या वहां वाले हो, कितना भी कोई तेज फेंक ले, कुर्सी एक दिन सबकी जाएगी। और ये भारत एक कृषि प्रधान देश है, कोई कुर्सी प्रधान देश नहीं है। निश्चित रूप से आज के दौर में किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले 3-4 प्रदेश बच चुके हैं, क्योंकि बिहार के अंदर जो मंडी सिस्टम प्राइवेटाइजेशन किया गया, मंडी सिस्टम का क्या बट्ठा बैठा देगा। नीतीश कुमार 2005 में जो नई पॉलिसी लेके आए थे, उससे खेती किसानी पर क्या प्रभाव, आज बिहार के किसानों की क्या स्थिति है, हरियाणा किसानों से कंपेयर कर लीजिए। हरियाणा तो 66 के अंदर बना है, 1966 में हरियाणा पंजाब से लघु बनाया। पंजाब हरियाणा के किसानों की स्थिति बिहार से कंपेयर कीजिए, उत्तर प्रदेश के किसानों से कंपेयर कीजिए, आप मध्य प्रदेश के किसानों से कंपेयर कीजिए। मध्य प्रदेश में कितना लंबा आंदोलन चला, भाजपा सरकार को कितना बहुमत मिला, सोयाबीन के किसानों को अपना फसल का रेट ना दे पा रहे थे, जो सो कॉल्ड एमएसपी बोलते, जो सरकारी कागजों मिलता वो भी नहीं दे पा रहे, उससे भी कम फसल प्रदर्शन कर करके बेचनी पड़ रही है। तो निश्चित रूप से जब तक किसी भी सरकार को धर्म के नाम पे वोट मिलेगा, वो कभी किसानी खेती के या फिर जनता हितों के काम नहीं कर पाएगी। और ये किसानों की दुगनियाई करने का काम करते हैं। किसानों की दुगनियाई किस चीज में, मुझे बताओ, हमारी तो खुद घट गई। किसानों की दुगनियाई, दुगना हुआ तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम दुगने हुए हैं, जितने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उनके दाम दुगने हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या भी देखना, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन था, तो हरियाणा के अंदर रेड एंट्री पोर्टल लगा दिया गया कि अगर कहीं भी किसान फसल अवशेष, जिसे सो कॉल्ड पराली कहा जाता है, वो जलाएगा तो उस किसान का जो पोर्टल होता है हरियाणा के अंदर, एक पोर्टल के ऊपर पंजीकृत करने के बाद किसान अपनी फसल बेच पाता है। उस पे 2 साल के लिए रेड एंट्री मार दी जाएगी। किसान के पास कोई उपाय नहीं है कि उस फसल अवशेष को किस प्रकार नष्ट किया जाए। जो सो कॉल्ड मशीनों के द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि उसको फोल्ड करके और उसके इथेनॉल के लिए वो ब्लेंडिंग की जाती है, उसके लिए सो कॉल्ड अगर वो उसको सीधा सुपर सीड के द्वारा बोता है तो उसके अंदर जो उसकी गेहूं की फसल है तो उसके अंदर बीमारी हो जाती है, तो सुंडी के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसे वही चीज दोबारा बोनी पड़ती है, तो लागत आ जाती है और किसान फसल की उत्पाद क्षमता वो घट जाती है। और दूसरा बात यह है कि हमेशा से किसानों के साथ इस वर्तमान सरकार ने, पिछली सरकारों ने भी छलावा किया था। अगर कांग्रेस इतनी ईमानदार होती तो स्वामीनाथन का आयोग उनकी सरकार ने बनाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के जो नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के इतने मजबूत नेता, उन्होंने कुछ नहीं किया स्वामीनाथन को लेकर। परंतु निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चाहें तो हरियाणा पंजाब पूरे देश के किसान, अगर एमएसपी मिलेगा तो हरियाणा पंजाब किसानों को थोड़ी मिलेगा, पूरे देश के किसानों को मिलेगा। उसमें बिहार भी है, गुजरात भी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुजरात के अंदर खेलों का देख लीजिए, हर प्रकार से भेदभाव पूरे देश में किया जा रहा है। खेलों सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा से आते हैं, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग गुजरात को दी जाती है, जहां से कोई इतना खास मेडल आते हुए आपको दिखाई नहीं देते। और हरियाणा से मेडल वहां फंडिंग देखिए कितनी होती है।
तो निश्चित रूप से एक छलावा है सरकार का। और उपराष्ट्रपति के बयान देने ना देने से नहीं होता। उपराष्ट्रपति के अंतरात्मा 2022 में क्यों नहीं जागी, 21 में क्यों नहीं जागी, जब वो सत्ता है। ये ठीक उसी प्रकार जब सत्ता का इनका कार्यकाल खत्म होने लगता है तो इनकी अंतरात्मा जाग जाती है, क्योंकि 27 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना तय है। क्या पता उनका नंबर दोबारा लगे या ना लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार लगातार टूट की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ज्यादा समय बचा हुआ अभी। और जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये भी कहा कि किसान से जो है बातचीत क्यों नहीं की जा रही है। पहले बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद इतने समय में बातचीत हो क्यों नहीं रही है। तो ये भी सवाल उठाते हुए दिखे। तो क्या आने वाले समय में किसानों और अब जो बयान आया है उसके बाद क्या सरकार के बीच में थोड़ी जल्दबाजी दिखेगी कि बातचीत दोबारा किसानों से शुरू की जा सके? देखिए, निश्चित रूप से आपके घर के बाहर कोई बैठा है, वो शांतिपूर्ण धरना दे रहा है, आप उसकी आवाज नहीं सुनोगे। जब तक आपका दरवाजा खटखटाएगा नहीं, आपके क्वाड ना तोड़ेगा, तब आप बाहर निकल के आओगे, क्यों तोड़ रहा है मेरे गेट। तो वही काम किसानों के साथ इस सरकार ने किया है। किसान लगातार 13 फरवरी से बैठे हुए हैं। अब 6 दिसंबर को पैदल मार्च का ऐलान है। उससे पहले अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 जो पहले 144 होती थी उसे बदल दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो किसान मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस की अनुमति उनके पास नहीं है कि वहां जाकर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर सके और उनकी एंट्री दिल्ली के अंदर हो सके। पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ने कहा था कि ट्रैक्टर से ही क्यों जाना है। इनसे सबसे बड़ी नफरत इन्हें ट्रैक्टर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई कि उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली से क्यों जाना है, जब तुम लाल बत्ती वाले में घूम सकते हो। हमारे पास मर्सिडीज तो मर्सिडीज जाओगे, किसानों के पास तो ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर से ही जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अब उन्होंने कहा कि पैदल जाओ, जैसे दिल्ली जाना तो पैदल मार्च कर रहे हैं, तो पैदल ना तो दिल्ली में किसी को आने दिया जा रहा, और अजीब सी बात है ना किसी को दिल्ली से जाने दिया जा रहा। तो निश्चित रूप से देखिए, सरकार का एकमात्र उपाय है कि उसे जब अभी भी बार बार उसे वोट उसी चीज पे मिल रहा है, तो वो किसानों के लिए काम क्यों करेगी। मेरा मानना, जब तक सरकार है कि किसानों की दशा नहीं सुधरने वाली, और उम्मीद मुझे कांग्रेस से नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं अगर ये जाएगी तो झटका दूसरे वाला सुधरेगा। अब दो होते हैं, एक को आपको चूज करना है, क्योंकि अगर कांग्रेस इतनी किसानों की ऐसी होती तो स्वामीनाथन उसके दौर में बना था, तो वो कुछ नहीं कर पाए थे उस दौर में। अगर वो कमेटी बनाते थे, एक होता है कि ये बट्ठा बैठ जाएगा एमएसपी मिलने से, अगर लीगल गारंटी मिल गई कानून में, तो देश की अर्थव्यवस्था का बट्ठा बैठा। देश की अर्थव्यवस्था का बट्ठा तब नहीं बैठता जब उद्योगपति का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था का तब बट्ठा नहीं बैठता जब ये बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री के लिए कोठियां बनती है। देश की अर्थव्यवस्था का तब बट्ठा नहीं बैठता जब ये नए संसद बना लेते, क्योंकि पुराने में इनको नहीं टीका जा रहा था, पुराने में ना बैठा जा रहा था कि नया भारत बनाएगा। तुम किसानों को तो एक नया जीवन नहीं दे पा रहे, लगातार किसानों के आत्महत्या के मामले दर्ज आ रहे हैं। और एकमात्र नारा जिस सरकार है, जो कहीं भी भारत के अंदर कुछ भी घटना होती है तो उसका डेथ रेट आपके सरकार की कागजी रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये पार्लियामेंट में किसानों को जो सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर किसान होता है, उसमें जितने भी किसान शहीद हुए उनकी मौत का आंकड़ा कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं। तो जो प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के कुत्ते मरने पे भी ट्वीट करता है ना, किसी व्यक्ति के कोई उनका चहेता व्यक्ति के कुत्ते मरने में प्रधानमंत्री ट्वीट करता है, वो प्रधानमंत्री 700 से ज्यादा किसानों के शहीद होने पर 2 लाइन नहीं लिखता, उन्हें आंदोलन, जो उस प्रधानमंत्री ने भरे सदन के अंदर, उस प्रधानमंत्री भरे सदन में आंदोलन जीवी कहा है। तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर किसानों के प्रति कितनी भावना होगी वो पूरे देश ने देखी। और आखिरी में ये कि करोड़ों में बिकते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, काश किसानों की फसलों का भी कोई आईपीएल होता तो देश का पेट भरने वाला सड़कों पर नहीं होता। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल इस बार जो आए हैं वो है देश के उपराष्ट्रपति की तरफ से। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या किसानों से दोबारा से बातचीत शुरू की जा सकती है और क्या शुरू की जाएगी। अब सवाल देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ उछाल दिया गया है। अब गेंद जो है वो उनके पाले में है, अब वो इसको कैसे खेलते हैं ये सवाल उनके ऊपर अब छोड़ दिया जाता है। लेकिन किसानों की आय जो है अठन्नी हो चुकी है, और जो खर्चा है वो रुपया हो चुका है। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। आप देखते रहिए नई सोच।